स्टूडेंट्स, आज हम लोग NTS PT5 डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा रहा होगा। आज हम लोग शुरू करेंगे NTS PT5 का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड विल डिक्रीज इफ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड डिक्रीज्ड, है ना। सरफेस एरिया से वेपर प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, सरफेस एरिया से इवेपोरेशन का लेना देना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर इज लिक्विड, वॉल्यूम से भी कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम भी अफेक्ट नहीं करेगा। वॉल्यूम ऑफ वेपर फेज इज इंक्रीज्ड, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सब इवेपोरेशंस को आपको इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर, है ना, वेपर प्रेशर, है ना, इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर को भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमारा इक्विलिब्रियम का प्रेशर होता है और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है किसी भी गिवन पर्टिकुलर लिक्विड के लिए। दैट मीन्स कि आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है? फॉर एन आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन P नॉट ए ग्रेटर देन P नॉट बी। तो P नॉट ए ग्रेटर देन P नॉट बी का मतलब है कि A इज मोर वोलेटाइल देन B। A इज मोर वोलेटाइल देन B, इसका मतलब A का वेपर फेज में कंपोजिशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड फेज में। ठीक है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि YA ग्रेटर देन, ठीक है, YA जो है वेपर फेज में कंपोजिशन है ना, लिक्विड फेज में कंपोजिशन X है, एंड YB जो है कम होगा, ठीक है, XB से। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि YA अपॉन XA का जो रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा, किससे? YB अपॉन XB के रेशियो से, क्योंकि YB कम होगा, XB का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो अब इसमें जो है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं YA अपॉन YB ग्रेटर देन XA अपॉन XB। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट फर्स्ट, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। सही बात है। आपको तो पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ EWG होता है। EWG में मोस्ट प्रीडोमिनेंटली -m सबसे मोर इफेक्टिव होता है, उसके बाद -H और फिर होता है -I, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रेंथ ऑफ ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में सबसे पावरफुल इफेक्ट होता है +m या +R, उसके बाद आता है +H और फिर आता है +I, इस तरह से। तो क्वेश्चन कर रहा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट फर्स्ट, किसी बेंजीन पे कोई नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, फिनॉल पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। जैसे मान लेते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल भी हो सकता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है कि NO2 का पोजीशन क्या है, तो हम कहीं भी NO2 को प्लेस कर सकते हैं। और एक ले रहे हैं हम नॉर्मल फिनॉल। तो आप पढ़े होंगे, देखिए इस फिनॉल में NO2 ग्रुप लगा हुआ है जो कि EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये सिंपल फिनॉल है। इस पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स या कोई भी इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, और यहाँ EWG है। तो आपको तो पता है इन द प्रेजेंस ऑफ EWG एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन NO2 सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 एट द फिनॉल। तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल will have same acidic strength as they have one nitro group attached to phenolic ring। देखिए स्टेटमेंट 2 में ये बोल रहा है कि इन सब का अगर फिनॉल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल में, मतलब फिनॉल के ऑर्थो पे नाइट्रो लगाऊं या मेटा पे नाइट्रो लगाऊं या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगाऊं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सबका एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होगा, लेकिन नहीं, ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। स्टेटमेंट 2 आपको तो पता है या पहले से पढ़े भी होंगे। ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये रहा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये रहा आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, हमने प्लेस कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि इस OH के रिस्पेक्ट में NO2 पैरा पोजीशन पे है, इस OH के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो हो गया और इस OH के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा हो गया। तो आपको तो पता है कि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, यहाँ पर NO2 का सिर्फ -I इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और आप ये भी पढ़े होंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाता है,
बट फिर भी इस ग्रुप का इफेक्ट तो लग ही रहा होगा। इस ग्रुप में ये पोजीशन अर्थो है, तो अर्थो पोजीशन पे NO2 का 2 इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, -M या -R, और -M इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेयर टू -I। ठीक है, चलिए यहाँ पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, तो यहाँ भी 2 इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा होगा, -M और -I। तो इन तीनों में बताइए सबसे कम एसिडिक कौन होगा। तो आपको तो पता है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम इफेक्टिव है, ये वीक होता है इन कंपेयर टू मेसोमेरिक। तो स्ट्रेंथ ऑफ EWG किस में ज़्यादा है? अगर हम इन दोनों और इसमें कंपेयर करें, अर्थोपैरा और मेटा में कंपेयर करें, तो यहाँ मेटा पे देखिए -I वीक EWG है, यहाँ पे EWG का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का स्ट्रेंथ कम है, तो सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में यहाँ भी मेसोमेरिक ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ भी मेसोमेरिक, यहाँ भी इंडक्टिव, यहाँ भी इंडक्टिव। बट आपको पता है, अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा कि अर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा H बॉन्डिंग हो जाता है। ये हो गया आपका इंट्रा H बॉन्डिंग। और आपको तो पता है कि एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो H+ को फायर करता है। एसिड आर दोज कंपाउंड विच फायर H+ इजीली। तो कोई भी कंपाउंड H+ को फायर करके ही खुद को एसिड प्रूफ करता है। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे अर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये जो हाइड्रोजन है, जिस हाइड्रोजन को कायदे से फायर होकर इस कंपाउंड को एसिडिक प्रूफ करना था, वो हाइड्रोजन दरअसल इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में इंगेज हो गया। अब यहाँ से H+ का फायरिंग थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, डिफिकल्ट है, तो यहाँ H+ की फायरिंग नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे H+ की फायरिंग नहीं होगी तो ये कंपाउंड लेस एसिडिक होगा। लेकिन इसमें देखिए, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग या किसी तरह का H बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो ये इजीली H+ को फायर कर सकता है, और जो जल्दी H+ को फायर कर देंगे, यहाँ इफेक्ट से हम डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेसोमेरिक है, इसमें भी मेसोमेरिक है। तो यहाँ पे इंट्रा H बॉन्डिंग होने के कारण यह हाइड्रोजन H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, जिस कंपाउंड का हाइड्रोजन को इजीली मतलब कायदे से फायर होकर इस कंपाउंड को एसिड प्रूफ करना था, वो दरअसल H बॉन्डिंग में इंगेज हो गया, तो ये H+ को फायर नहीं कर पाएगा, थोड़ा सी डिफिकल्टी होगी। इस वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, पैरा के कंपेयर में कम हो जाती है। तो ये रहा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है ना, तो जरा देखिए, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है क्योंकि सबके पास नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल मोस्ट एसिडिक हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद हो जाता है अर्थोनाइट्रोफिनॉल, और सबसे कम हो जाता है मेटानाइट्रोफिनॉल। और हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस कर चुके हैं ऐसा क्यों होता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो देखिए ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, 60 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है 60 है ना, सॉरी 6 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है 60, was dissolved in 9.9 moles of water if vapor pressure of pure water is P0, the vapor pressure of solution है ना यूरिया प्लस वाटर ये हमारा नॉन वोलेटाइल सल्यूट है और ये हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ये हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो इसको हम लोग PS की वैल्यू लिखेंगे P0 इंटू, ठीक है, यानी कि हम लोग अगर लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा राउल्स लॉ होता है, बेसिक फार्मूला। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज प्योर वाटर का P0 दिया हुआ है, सोल्यूशन का पूछ रहा है। तो PS बराबर P0 इंटू सॉल्वेंट यानी कि 9.9 मोल्स दिया है, तो मोल्स रखेंगे यहाँ पे अपॉन 9.9 प्लस 6/60 है ना। तो P0 इंटू 9.9 डिवाइडेड बाई 9.9 प्लस 0.1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0.99 P0। ठीक है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग एक्टिवेटिंग ऑर्डर। अच्छा, फिर इन सारे डेटाज को देखिए, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो आपको बताना है कि इसमें लीस्ट एक्टिवेटिंग कौन है, मॉडरेट कौन है और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है। तो आपने पढ़ा होगा जितने भी नाइट्रोजनस ग्रुप होते हैं ना, नाइट्रोजनस ग्रुप, वो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, वो सब स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं। तो आप देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो NR2 ये स्ट्रॉन्ग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के कैटेगरी में आता है। उसके बाद देखिए यहाँ हो गया OH,
इसके बाद बारी आती है, ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, और इसके बाद आता है OH। इसको स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कैटेगरी में रखते हैं। और तीसरा है, देखिए जिस ग्रुप में AC का मतलब हो गया एसीटेट, AC को हम ऐसे लिख सकते हैं COCH3, इतने पार्ट को आप AC लिख सकते हैं, एसीटेट, ठीक है ना। और लास्ट में आएगा Me। देखिए जो क्रॉस, देखिए ऑल ओवर ये सभी के सभी एक्टिवेटिंग है। हम इनका स्ट्रेंथ वाइज ऑर्डर बना रहे हैं, तो जितने, देखिए नो डाउट ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, प्लस M या प्लस R शो करता है, तो ये आगे भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई करेगा, बैक सप्लाई भी करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस प्लस M या क्रॉस प्लस R है, ठीक है ना। इसको हम मॉडरेट एक्टिवेटर के कैटेगरी में रखते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है। जितने भी नाइट्रोजनस विदाउट क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले होते हैं, ये सभी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए OH आता है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। ये आ जाता है मॉडरेट एक्टिवेटर में, मॉडरेट एक्टिवेटर। जितने भी प्लस M और प्लस R वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, क्रॉस प्लस M प्लस R वाले, ये सब मॉडरेट एक्टिवेटर होते हैं। और जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन या सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट आता हो, वो होते हैं एक्टिवेटर, ठीक है ना। तो आप इनका ऑर्डर बना दीजिए। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, उसके बाद मॉडरेट, और सबसे लास्ट में चला जाएगा एक्टिवेटर, ठीक है ना। ये कंप्लीट प्लस M वाले हैं, इसमें कोई क्रॉस कंजुगेशन वगैरह नहीं है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में आ जाते हैं। ये ऑक्सीजन थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसका डोनेशन टेंडेंसी रिंग की तरफ, कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी कम होगी, इसलिए रिंग को कम एक्टिवेट कर पाएगा इन कंपेयर टू NR2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही कम है, बट क्रॉस कंजुगेशन होने की वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ होगा वो कम होगा, क्योंकि 50% बैक सप्लाई में जा रहे हैं और 50% फ्रंट दे रहे हैं, तो ओवरऑल 50% ही दे पाएंगे सामने की तरफ, कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ। ये 100% सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन नहीं है। तो इन दोनों में ये 100% सप्लाई कर रहा है, तो इसकी एक्टिविटी, इसको एक्टिवेट करने की रेट क्या होगी, फास्ट होगी। ये बेंजीन में या कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा देगा इन कंपेयर टू दिस। और आपको तो पता है कि प्लस H और प्लस M में प्लस M मोर इफेक्टिव होता है, इस वजह से इन दोनों में प्लस M का एक्टिवेटिंग टेंडेंसी, अर्थोपैरा डायरेक्टिंग, जो अर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे अर्थोपैरा पे, ठीक है ना। तो देखते हैं NR2 फर्स्ट था, NR2 फर्स्ट, उसके बाद OH कितने पोजीशन पे है, 4, फिर उसके बाद NHAC, ठीक है ना, एसीटेट वाला, तो ये हो जाएगा 3rd, और उसके बाद आ जाएगा 2, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन देखिए 1 4 3 2 किस में है, 50 का A। तो क्वेश्चन नंबर 50 का A ऑप्शन विल बी करेक्ट, A ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, NR2 में कहीं भी क्रॉस कंजुगेशन नहीं है। जितने भी नाइट्रोजनस ग्रुप हैं जिसमें क्रॉस कंजुगेशन नहीं है, वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद OH OCH3 ये सब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में आते हैं। और यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे एटम, फर्स्ट एटम कोई भी क्यों ना हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इसमें अगर क्रॉस कंजुगेशन वगैरह हुआ, ठीक है ना, तो हमें अगर मान लीजिए इस बॉन्ड के थ्रू हम कंजुगेटेड सिस्टम के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करें इस बॉन्ड के थ्रू, तो ये 50% ही आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा। या बेंजीन से मैं कनेक्ट कर दूँ तो ये 50% ही आगे दे पाएगा, क्योंकि 50% ये बैक सप्लाई कर रहा है। तो इसका नेट देने का इफेक्ट, नेट पुशिंग इफेक्ट क्या है, इसके कंपेयर में कम है, इसलिए हम इसको मॉडरेट एक्टिवेटर में रखते हैं। और एक्टिवेटर हो गया हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव वाला, ठीक है ना, जो सबसे वीक हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 50 का हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, है ना। 51 क्या बोला जा रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द कर्व ऑफ सेम सोल्यूट इन द सेम सॉल्वेंट R, है ना। ये आपको 4 ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 ग्राफ दिया हुआ है इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, है ना, ये 1 atm है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा, है ना। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वेपर प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। अब इसमें पूछा जा रहा है कंसंट्रेशन, आपसे पूछा जा रहा है ना कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, है ना। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 का, फिर 2 का,
फिर 3 का, ठीक है। और अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सॉल्यूट बढ़ाएंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा की जो होगा वो होगा हमारा, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और वैसे भी देखें तो थर्ड डेल्टा टीबी जो होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ठीक है, और इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड वाले का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा 2 से, 2 वाले का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा 1 से। तो 3 to 1 हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। तो 3 to 1 यानी कि ऑप्शन हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 2 कंपोनेंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इसके लिए डेल्टा H1 दिया है। प्योर सॉल्यूट से सेपरेटेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके लिए डेल्टा H2 दिया है। और सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल से डेल्टा H3 दिया है। मतलब ये इसकी एंथैल्पी दिया हुआ है, सेपरेट करने की एंथैल्पी, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, हमको ये बात पता है, मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है और ये भी सॉल्यूट है, ठीक है, सपोज, और ये मिल करके हमारा क्या बन रहा है, जैसे A2 + B2 से बन रहा है AB, ठीक है। तो इसमें प्योर सॉल्यूट है, मान लेते हैं ये सॉल्यूट है ना, ये सॉल्वेंट है, सपोज सॉल्वेंट मान लेते हैं, इसको सॉल्यूट मान लेते हैं और इसको सॉल्यूशन मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जब है ना ए को सेपरेट करने के लिए जो एंथैल्पी है, मान लेते हैं इसको डेल्टा H1 है, ठीक है, इसको हम लोग A + A ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको B + B को सेपरेट करने के लिए एंथैल्पी डेल्टा H2 है, तो B + B, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट टू सॉल्यूशन, यानी कि ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, ये सेपरेटेड है, यहाँ से फिर इसका डेल्टा H3, ठीक है। तो इसमें एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होगा, इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, इसमें एंथैल्पी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका जो होगा डेल्टा H सोल्यूशन जो होगा, ये सोल्यूशन का होगा, डेल्टा H सोल्यूशन, डेल्टा H सोल्यूशन। तो डेल्टा H सोल्यूशन जो होगा डेल्टा H1, ठीक है, प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक है, सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इन दोनों में एनर्जी रिलीज होगी। या फिर हम लोग हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन से भी देखेंगे, तो इसमें यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट बताने के लिए दिस प्लस दिस ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच केस SN2AR रिएक्शन इज फास्टेस्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा एराइल हाइलाइट में ये मैकेनिज्म आता है SN2AR, ठीक है ना। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एरोमेटिक कंपाउंड, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, SN2AR। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ SN2AR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ या नंबर ऑफ EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। और दूसरा एक और रिलेशन आता है कि रेट ऑफ SN2AR अगर हम लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करें तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और ये हो जाता है आपका आयोडीन, इस तरह से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप देखिए ऑप्शन A और D में मैं बात करूं, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें फास्टेस्ट होगा, कोई एक ऑप्शन सही है। तो A और D में बात करें तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन चारों में कंपेयर करूं तो A और D सबसे पीछे चला जाएगा, ऑर्डर में सबसे पीछे चला जाएगा। B और C में देखिए यहाँ पे होता है ये Br है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अर्थो और ये पोजीशन हो गया पैरा। तो इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अर्थो पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग EWG लगा हुआ है और पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग EWG लगा हुआ है, अटैच्ड है। इस बी में भी देखिए ये क्लोरीन यहाँ पे हो गया लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अर्थो पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग EWG लगा हुआ है और पैरा पोजीशन पे भी स्ट्रॉन्ग EWG अटैच्ड है। इतना तो श्योर हो चुका है कि बी और सी की रिएक्टिविटी ए और डी के कंपेयर में ज़्यादा होगी, क्योंकि बी और सी में नंबर ऑफ EWG ग्रुप अर्थो और पैरा पे ज़्यादा अटैच्ड है। क्लियर है। अब हमें कंपेयर ये करना है कि बी और सी में, क्योंकि बी और सी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन सेम आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी अर्थो पे NO2, यहाँ भी अर्थो पे NO2,
नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी पैरा पे NO2 लगा हुआ है। तो इस बी और सी में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ EWG ग्रुप एट अर्थो एंड पैरा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बी और सी का रिएक्टिविटी ए और डी के कंपेयर में ज़्यादा होगा। अब हमें देखना है बी और सी में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो देखिए, क्योंकि बी और सी में हम ग्रुप से ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसका, क्योंकि NO2 अर्थो और पैरा पे यहाँ भी है, सी में भी है, और NO2 अर्थो और पैरा पे बी में भी है। तो हमें क्या देखना होगा, तो हमें देखना होगा कोई दूसरा इफेक्ट लिविंग ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट देखना होगा, क्योंकि देखिए सभी के सभी लिविंग ग्रुप हैं। ये जितना भी हैलोजन है ना, ये हैलोजन आपके ये सब लिविंग ग्रुप होते हैं, और ठीक है ना। और इसका माइनस आई इफेक्ट ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि SN2AR रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का लीव होना फास्ट स्टेप में होता है, और आपको पता है कि एनी फिनोमेनन व्हिच अकर्स इन फास्ट स्टेप देन दे डू नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि लिविंग ग्रुप का लीव होना फास्ट स्टेप में होता है, इसलिए इसकी लिविंग टेंडेंसी से इसका रेट ऑफ SN2AR डिसाइड नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए हम एक बार थोड़ा सा एक रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई X कोई लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, इस तरह से, और कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर NO2 जो कि स्ट्रॉन्ग EWG भी है, ये सब स्ट्रॉन्ग EWG है। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बेस आया या OH माइनस, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए इस पहला स्टेप ये RDS होता है, रिडिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि एक एरोमेटिक सिस्टम आगे नॉन एरोमेटिक होने जा रहा है। तो ये होता क्या है कि देखिए X यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, X यहाँ कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे X का माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा होगा। अब देखिए इस X का माइनस आई इफेक्ट जितना ही ज़्यादा होगा, ये उतना ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। क्लियर है ना। तो देखिए इस X का माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ही ज़्यादा होगा, इस कार्बन पे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। आप बात समझ रहे हैं ना। X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ या माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल उतना ही फास्ट अटैक करेगा। अब सुनिए, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखें तो यहाँ हो गया X लिविंग ग्रुप, यहाँ हो जाएगा OH, और आप देखें कि निगेटिव चार्ज ठीक वहीं पहुँच गया है जहाँ पर NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस M इफेक्ट लग रहा है, सॉरी माइनस आई नहीं माइनस M, और ये सिस्टम ये पाई बॉन्ड एज इट इज जैसे ही रह जाएगा। आप ज़रा गौर कीजिए, अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये बॉन्ड, फिर यहाँ पे NO2 है। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज ठीक वहीं जा रहा है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग EWG इफेक्ट लगा हुआ है, और आपको तो पता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी -M के प्रेजेंस में बढ़ जानी है। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए फिर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और इस तरह से ये रेजोनेंस करता हुआ NO2 यहाँ हो गया माइनस चार्ज, यहाँ पे NO2 एज इट इज लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ना। तो इस तरह से देखिए इस स्ट्रक्चर में भी नेगेटिव चार्ज ठीक वहीं पहुंचा जहां पर NO2 का -M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, और आपको तो पता है कि -M इफेक्ट के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड कायदे से किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कोई भी स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम, नॉन एरोमेटिक, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम नॉन एरोमेटिक नहीं होना चाहता। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, इसलिए पहला स्टेप क्या होता है, RDS स्टेप। और फिर फर्दर फास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से फायर हो जाएगा। खैर ये तो मैं पूरा रिएक्शन ही डील किया, लेकिन आप ये बताइए कि RDS में इस लिविंग ग्रुप का क्या रोल है। तो आप देखिए अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता, और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की प्रोबेबिलिटी फास्ट होगी, पॉसिबिलिटी फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आयोडीन होता है तो आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट कम होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होती तो न्यूक्लियोफाइल लेस टेंडेंसी से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, उतना फास्ट अटैक इस कार्बन पे नहीं करेगा, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसलिए मैं लिखा हूँ कि SN2AR में जो लिविंग ग्रुप का रोल है वो क्या रोल है, इलेक्ट्रॉन पुल करने का रोल है, ठीक है ना। जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम होगा उतना ही ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर RDS में न्यूक्लियोफाइल उतना ही फास्ट अटैक करेगा, जितना ही फास्ट अटैक करेगा RDS उतना ही फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। इसलिए अगर फ्लोरीन होता तो देखिए SN2AR सबसे फास्ट होता, अगर आयोडीन होता
तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, उसका माइनस आई इफेक्ट कम होता, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होती। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होती तो न्यूक्लियोफाइल स्लो अटैक करता, आरडीएस स्लो हो जाता, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता। तो खैर ये रिएक्शन का मैं थीम दे दिया। और समझिए, हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं ए और डी की रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि ए और डी में नंबर ऑफ EWG ग्रुप एट अर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कम है, लेकिन बी और सी में लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अर्थो और पैरा पोजीशन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन हमने देखा कि बी और सी में जो ग्रुप्स हैं, NO2 नाइट्रो ग्रुप है, वो सेम है और पोजीशन भी सेम है। तो फिर हमें कैसे डिसाइड करना है, तब हमें देखना होगा लिविंग एबिलिटी। तो अब बताइए, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ क्लोरीन है, तो बताइए ब्रोमीन और क्लोरीन में किसका रिएक्शन, किसका रेट फास्ट होगा। तो आप यहाँ देखिए, रेट ऑफ SN2ER, क्लोरीन का रिएक्टिविटी ब्रोमीन से फास्ट होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो हमें क्या कर लेना है, पहले ये देख लेना है कि किस ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे अर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो उसका रेट फास्ट होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि किसी एग्जाम्पल में दो ऑप्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम हो गए, अर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप भी सेम हो गए, पोजीशन भी सेम हो गया, तब हम वहाँ पे लिविंग ग्रुप का, जो ब्रोमीन और क्लोरीन है हेलोजन का, लिविंग ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट देख लेंगे। जिसका माइनस आई इफेक्ट जितना ही तगड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ही ज़्यादा इंटेंसिफाइड होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का टेंडेंसी उतना ही फास्ट होगा, आरडीएस फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे एक्स लिविंग ग्रुप की हम क्या देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और आगे चलकर जब ये लिविंग ग्रुप लीव करता है तो वो फास्ट स्टेप में आता है। तो आपको तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है कि लिविंग एबिलिटी देखकर SN2ER रेट को डिसाइड कर देता है, जो कि गलत है। कोई भी फेनोमेनन अगर फास्ट स्टेप में हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ SN2ER लिविंग ग्रुप के लिविंग एबिलिटी पे डिसाइड नहीं करना है। ठीक है ना। यहाँ पे लिविंग ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट देखना है, क्योंकि आरडीएस में लिविंग ग्रुप का क्या रोल है, ये SN2ER के रेट को अफेक्ट करेगा। और आप देखिए आरडीएस में ये लिविंग ग्रुप क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। लिस्ट 1 रिएक्टेंट्स, लिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखते हैं पी। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिनॉल के साथ जिंक डस्ट लिया गया है, तो आपको तो पता है जिंक डस्ट, फिनॉल के प्रेजेंस में जिंक डस्ट के साथ ट्रीटमेंट करने पे ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेंजीन हो जाएगा, पी का हो जाएगा आपका थर्ड। पढ़े हैं रिएक्शन। क्यों बोल रहा है कि किसी फिनॉल का ट्रीटमेंट अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ करें इन प्रेजेंस ऑफ NaOH HCl, तो आप एक नेम रिएक्शन पढ़े होंगे, राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन फॉर्माइलेशन कार्बोक्सिलेशन 2 फेज है उसका। तो ये है राइमर-टाइमन रिएक्शन फॉर्माइलेशन। तो बताइए वहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता था, सैलिसाइल्डिहाइड OH, और ये हो जाएगा CHO। ये हो गया सैलिसाइल्डिहाइड और ये हो जाएगा आपका 2। थर्ड है यहाँ पे मिसिंग है, फिनॉल है, फिनो है यहाँ पे, मतलब फिनो आ गया है गलती से, यहाँ पे फिनॉल है। ठीक है ना। तो आर में देखते हैं कि जब फिनॉल का रिएक्शन CO2 के साथ कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH HCl, तो आपने एक नेम रिएक्शन पढ़ा होगा, कोल्बेज-सिमिड रिएक्शन। तो बताइए कोल्बेज-सिमिड रिएक्शन में क्या बन रहा था, सैलिसिलिक एसिड, सॉरी सैलिसाइल्डिहाइड फर्स्ट हो जाएगा यहाँ, सैलिसाइल्डिहाइड फर्स्ट। यह है आपका कोल्बेज-सिमिड रिएक्शन, और कोल्बेज-सिमिड रिएक्शन में बनता है सैलिसिलिक एसिड, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यह है आपका सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है। एस है, अगर फिनॉल का ट्रीटमेंट हम कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ करें तो यहाँ बन जाता है पिक्रिक एसिड। पढ़े होंगे आप लोग पिक्रिक एसिड। और एक और प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बेंजोक्विनोन, बट आप NCERT के हिसाब से पिक्रिक एसिड ही बनाएं। तो यहाँ हो जाएगा पिक्रिक एसिड, ये हो जाएगा 4। चलिए ऑप्शन मैच कराते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो क्या रहा है, P का 3, Q का 1, Q का 1, R का 2, S का 4। P का 3, Q का फर्स्ट, R का 2, S का 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 B। तो 54 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन विल बी करेक्ट।
ये सब नेम रिएक्शंस था और ये आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स, यानी कि पी नॉट एक्स भी दिया हुआ है सवाल में, 2 मोल्स ऑफ वाई, पी नॉट वाई दिया हुआ है, इस 240 टॉर। इन दिस केस, है ना, इस तरीके का सवाल इस बार पूछा गया था नीट 2025 में, है ना, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, 1 मोल ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसको हम लोग x का मतलब कह सकते हैं कि x प्लस वाई, है ना, इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है। ठीक है, आप इसको, है ना, इसका पी नॉट दिया हुआ है 150 और इसका पी नॉट दिया है 300। ठीक है, तो इसका टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है ना, पी ऑब्जर्व भी सवाल में दिया हुआ है, पी ऑब्जर्व दिया है 240 टॉर। तो अगर पी कैलकुलेटेड निकालोगे तो पी नॉट एक्स इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ x, इसको mf लिख रहा हूँ, mf ऑफ x प्लस पी नॉट वाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ y लिख सकते हैं। ये कैलकुलेटेड होगा, ठीक है, जो राउल्स लॉ के हिसाब से निकालोगे आप। तो इसका हो जाएगा 150 इंटू 1/3 हो जाएगा, 1/1 + 2, और इसका हो जाएगा, इसका दिया हुआ है 300 इंटू 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 100 इंटू 200, ये हो जाएगा 250 टॉर। ठीक है, 250 टॉर आ जाएगा। अब P जो है कैलकुलेटेड जो है वो ज़्यादा है, P ऑब्जर्व्ड से कम है, P ऑब्जर्व्ड जो है कम है, यानी कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, वो कम है कैलकुलेटेड से। इसका मतलब कि ये निगेटिव डेविएशन का हमारा ग्राफ होगा, निगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन बनेगा, है ना। देयर इज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, देयर इज अ पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा करेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ तभी बन सकता है जब वेपर प्रेशर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर मैक्सिमम होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, तो वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, इसका मतलब कि निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। तो निगेटिव डेविएशन तभी बन सकता है जब या तो जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यानी कि सॉल्यूशन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है प्रीवियस बॉन्ड से। ठीक है, तो C6H6 ये बेंजीन में अगर हम लोग टॉलुइन जोड़ते हैं तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाता है ना। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बी में वाटर को, है ना, देखो बी में क्या हो रहा है, HNO3 प्लस वाटर, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा निगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वाटर के साथ मिल करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो जो बाद वाला जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा तो जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो निगेटिव डेविएशन होगा, और निगेटिव डेविएशन होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का ये शो करेगा। ठीक है, और सेकेंड वाला सी वाला में क्या हो रहा है ना, एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल जो है प्लस वाटर, वाटर का पहले स्ट्रॉन्ग था, बाद में एल्कोहल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स सी वाला जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन का होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और डी वाला नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन है, ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज है, तो वो हमारा आइडियल सोल्यूशन है। तो पहला आइडियल, दूसरा हमारा निगेटिव डेविएशन, तीसरा हमारा पॉजिटिव डेविएशन, और चौथा हमारा क्या है, आइडियल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। 57 क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक ब्यूट 1 इन है, उस पे HBr का ट्रीटमेंट कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहाँ से Y प्रोडक्ट बना, और फिर Y जो भी बना वहाँ पे सोडियम इथोक्साइड लिया गया है, तो पूछ रहा है कि Z क्या बना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो आप देखिए जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप का सबस्ट्रेट और रिएजेंट देखकर यह लग रहा है कि पहला रिएक्शन एंटी मार्कोनी, पहला स्टेप एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल से डील होगा। आप तो पढ़े हैं ना, H2O2 के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एल्कीन पे HBr का रिएक्शन एंटी मार्कोनी कॉप्स प्रोडक्ट देता है, और उसमें आप क्या पढ़े हैं कि ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसीड होता है, और ये हो गया H रेडिकल Br रेडिकल। Br रेडिकल को हम वहाँ कनेक्ट करते हैं जहाँ पे क्राउडिंग कम हो, और H रेडिकल वहाँ कनेक्ट होता है जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा हो। लेस क्राउडेड पे H रेडिकल, सॉरी मोर क्राउडेड पे H रेडिकल और लेस क्राउडेड पे Br रेडिकल। तो इस तरह से बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा CH2 Br, ये बन गया आपका Y।
तो फर्स्ट स्टेप में एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल से ये वाई प्रोडक्ट मिला, ये आपका वाई प्रोडक्ट मिला। नेक्स्ट है, आप देखिए नेक्स्ट लिया गया है C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड। तो आपको तो पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और साथ में एल्काइल हैलाइड हो तो फिर वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 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 और यहाँ CO C2H5 इस तरह से बन जाएगा। अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, CH3 CH2 का होल थ्राइस और यहाँ O C2H5, ये आपका बन गया Z। तो आप देख लीजिए आंसर। तो पहला स्टेप एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल हुआ, ठीक ना। एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड के साथ HBr था, और जब कभी किसी एल्किन के साथ HBr का ट्रीटमेंट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो एंटी मार्कोनी कॉप्स प्रोडक्ट मिलता है। और नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट स्टेप हुआ वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था और सामने अल्काइल हैलाइड था, और जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड टाइप का कुछ सबस्टेट हो तो वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है, और इस तरह से बन गया ईथर। तो आप आंसर मैच कराइए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, CH3 CH2 का होल थ्राइस वो CH2 CH3 या C2H5 एक ही बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। तो 57 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज सेम वैल्यू ऑफ क्वांटम फैक्टर एज I। K4FeCN6 में K4FeCN6 को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4K प्लस FeCN6 पे 4 माइनस, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स अलग तरीके से डिसोसिएट होगा। तो अगर इसको कुछ नहीं दिया है तो 100% आयनाइज करके लिखेंगे तो 4 + 1 I की वैल्यू कितना हो जाएगी 5, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 नंबर ऑफ आयंस के बराबर हो जाएगा 100% आयनाइज करेंगे। अब पहले वाले में देखेंगे ऑप्शन में तो एल्युमिनियम सल्फेट में इसको डिसोसिएट करोगे तो 2Al पर +3 और 3SO4 पे डबल माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा I की वैल्यू 5 के बराबर है, तो वही पूछ रहा है कौन सा हो। सेकंड वाले में I की वैल्यू 2 आएगी, थर्ड वाले में 3 आयंस है और फोर्थ वाले में 4 आयंस है, ठीक है। तो I की वैल्यू 5 सिर्फ ऑप्शन ए में ही हो सकता है, ठीक है, इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें कह रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 0.4 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ यहाँ पे होगा, मोलर मास ऑफ है ना सल्यूट होगा, ठीक है। मोलर मास ऑफ यहाँ पे सल्यूट होगा, ठीक है। तो सल्यूट का मोलर मास निकालना है हमको, ठीक है। सल्यूट का मोलर मास निकालना है तो यहाँ पे हमको डेल्टा TF वाला फार्मूला लगाएंगे, IKF इंटू मोलैलिटी, है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 है, और फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग हो रहा है 0.4 का, 0.4 बराबर I की वैल्यू 1, KF की वैल्यू बेंजीन के लिए दिया है 5.12 है ना। और मोलर मास में पहले तो मास निकाल लेते हैं, मोलर मास हम लोग M निकालेंगे, और उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है T, ग्राम बेंजीन है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोग्राम में आ जाएगा तो ये जाएगा 20। अब मोलर मास निकालना है तो 5.12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 51.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 49, 51 ना, तो ये हो जाएगा 25.1.2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 to 25.6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 256 है ना ग्राम पर मोल, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। अब ऑप्शन जो है हमारा 256 ग्राम पर मोल यानी 256 ग्राम पर मोल यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि बेंजीन से अटैच्ड अल्काइल हैलाइड और एसिड हैलाइड दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ए बना, ए कोई कंपाउंड बना, ठीक है ना। और फिर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड स्टील के साथ जो कि क्लेमेंसन रिएजेंट है। फिर वहाँ से बी बना और बी का फर्दर आपका फ्रीडल क्राफ्ट कराना है और उससे बन रहा है सी। तो पूछ रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए इस सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन चलेगा। अब यहाँ देखिए
जरा इस सबस्ट्रेट को देखिए, इस सबस्ट्रेट में एसिड हैलाइड का भी चांस है और अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे एसिड फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एसिड हैलाइड है, और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी हो सकता है। तो जब कभी किसी रिएक्शन में अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों की पॉसिबिलिटी हो तो फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को ही हम प्रीफर करते हैं। रीजन, इसका रीजन ये है कि अगर हम फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे तो बेंजीन के ऊपर डीएक्टिवेटर ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जब भी बेंजीन के ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से फर्दर अल्काइलेशन नहीं हो पाएगा, फर्दर पॉलीमराइजेशन पॉलीअल्काइलेशन नहीं हो पाता है, जिससे हमें प्रोडक्ट फ्रेश मिलेगा, मिक्सचर नहीं मिलेगा। अल्काइलेशन में क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये अल्काइलेशन प्रॉब्लमेटिक है। जब भी अल्काइलेशन हम करवाते हैं तो होता क्या है कि बेंजीन के ऊपर ग्रुप्स आके अटैच्ड होंगे जो कि एक्टिवेटर्स होंगे, और आपको तो पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर एक्टिवेटर ग्रुप प्रेजेंट हुए तो वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, और जैसे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो वो फर्दर फिर से अल्काइलेशन करना शुरू कर देगा, और इस तरह से अल्काइलेशन से हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे मतलब पॉली अल्काइलेशन हो जाएगा जिससे हमें मिक्सचर्स मिल सकता है। और फिर मिक्सचर मिल गया तो फिर आपको तो पता है कि इकोनॉमिक पर्पस से वो थोड़ा सा हार्म है, क्योंकि फिर उस मिक्सचर को सेपरेट करना होगा, उसमें पैसे खर्च होंगे, समय खर्च होगा। तो इस वजह से हम एल्काइलेशन को अवॉइड करते हैं इन कंपेयर टू एसाइलेशन। दूसरी बात, जब भी हम एसाइलेशन करते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो एसाइलेशन में जो कार्ब केटायन बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है, और अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है। फिर रीअरेंजमेंट में अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा, प्रोसेस स्लो हो सकता है। लेकिन एसाइलेशन में जो भी कार्ब केटायन बनता है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जब कभी किसी क्वेश्चन में अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों की पॉसिबिलिटी हो तो आप हमेशा एसाइलेशन प्रीफर करें, क्योंकि एसाइलेशन के फ़ायदे हैं। जब कभी बेंजीन रिंग पे, पहला फ़ायदा तो ये है कि जब बेंजीन रिंग पे एसाइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो एसाइल ग्रुप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, और जैसे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो बेंजीन फर्दर किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को अपने तरफ अटैच नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपको फ्रेश प्रोडक्ट मिलेगा, मिक्सचर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने पढ़ा होगा फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का एक मेजर ड्रॉबैक है पॉलीअल्काइलेशन। जैसे आप एसाइलेशन को छोड़कर अल्काइलेशन करते हैं तो अल्काइलेशन में क्या होता है, कोई अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पर आकर अटैच्ड हो जाएगा, और आपको तो पता है कि अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटर होता है, और एक्टिवेटर रिंग के बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और जैसे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो आप उस रिएक्शन को रोक नहीं सकते, वो फर्दर फिर से अल्काइलेशन कर लेगा, और इस तरह से अल्काइल ग्रुप को अपने आप से जोड़ते जाएगा और एक तरह से पॉली अल्काइलेशन कर लेगा। आप बनाना चाहते थे कुछ, बन गया कुछ, मिक्सचर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम अल्काइलेशन को अवॉइड करते हैं, एसाइलेशन को प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो जब कभी प्रोबेबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो कि सब्सट्रेट में अल्काइलेशन भी हो सकता है, एसाइलेशन भी हो सकता है, तो एसाइलेशन विल बी प्रीफर्ड ओवर अल्काइलेशन, क्योंकि एसाइलेशन के फायदे हैं मैंने बता दिया है। पहला फायदा ये है कि एसाइलेशन करने से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, फर्दर पॉली अल्काइलेशन नहीं होगा, फर्दर कोई अल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे अटैच नहीं हो पाएगा, जो भी मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, फ्रेश प्रोडक्ट मिलेगा, मिक्सचर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अल्काइलेशन में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अल्काइलेशन में मिक्सचर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, पॉली अल्काइलेशन शुरू हो जाता है। इसलिए अल्काइलेशन और एसाइलेशन में इकोनॉमिकली एसाइलेशन बेनिफिशियल है, इसलिए हम एसाइलेशन करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे है आपका लुईस एसिड AlCl3। आपको तो पता है ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लिव कर जाएगा, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। दिस इज़ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और हमने एसिड हैलाइड को ही चुना क्योंकि यहाँ से एसाइलेशन होगा और यहाँ अल्काइलेशन होता है। यहाँ पे अगर ये क्लोरीन निकलता तो यहाँ पे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन होता, और एसिड हैलाइड से लिविंग ग्रुप लिव हुआ है तो यहाँ पे एसाइलेशन होगा। क्योंकि फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन फास्ट होता है, इसलिए हमने पहले एसाइलियम आयन बनाने की कोशिश किया, और इसके फ़ायदे हमने थोड़ा देर पहले बताया आपको। तो यहाँ से ये आपका बन गया क्लोरीन, और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। आपको तो पता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, ठीक है ना। ये रहा आपका एसाइलियम आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे जब कभी ऐसा सिचुएशन बने तो यहाँ पे रिंग क्लोजर होता है, रिंग को हम क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे हम इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एसाइलियम आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इस कार्ब कैटायन का अटैकिंग इस वाले पोजीशन पे करा देते हैं,
और हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे ताकि ये फ़ायदा हो जाए कि किस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। और आपको पता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इट सपोर्ट्स 5 to 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है ना, एंड नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इन दिस केस। और ये एक तरह से इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे इंट्रा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ और जब भी रिंग को क्लोज करना है तो जस्ट अर्थो वाले पोजीशन पे हम अटैक, मतलब C1 C2 पे, अगर मान लीजिए C1 है तो C2 पोजीशन पे रिंग को क्लोज करना होता है, क्योंकि हमें 5 to 6 मेंबर रिंग बनाने हैं। अगर हम कहीं और पे इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग कहीं और कराते हैं तो रिंग का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिए फ्रीडल, अकॉर्डिंग टू फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, ये 5 to 6 मेंबर रिंग को ही सपोर्ट करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक किया तो कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। ये इस तरह से अटैक किया, ठीक है। इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ बॉन्ड इस तरह से, ये हो गया डबल बॉन्ड O 1 6 5 4 3 2, यहाँ 5 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और आपको तो पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये सिस्टम एरोमेटिक से क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से H+ का फायरिंग करवा दीजिए। तो यहाँ से H+ फायर हुआ और यहाँ रिंग क्लोज हो गया, इस तरह से ये रिंग क्लोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये बन गया आपका A, ठीक है। इस सिस्टम को बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और B में क्या है? जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये है क्लेमेंसन। और आपको तो पता है क्लेमेंसन कीटोन को, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये CO को वो CH2 में उड़ा देगा। क्यों? अच्छा, कहीं पे क्लोरीन हमने छोड़ा है क्या? किस पोजीशन पे क्लोरीन है? 1 to 3 पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन को अटैच कर दीजिए। यहाँ भी 1 2 3 यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दीजिए और यहाँ भी क्या है? क्लोरीन अटैच कर दीजिए, इस तरह से। तो ये आपका हो गया बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? फिर से LCl3 लिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखिए ये हो गया फिर से लुईस एसिड, ये लिविंग ग्रुप फिर इसे यहाँ लिव करेगा और लिव करने के बाद यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन और फिर फर्दर ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। इस तरह से रीअरेंज होके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को आप क्या कीजिए? बेंजीन के कहीं भी साइड, पहले स्टेप में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, फिर शिफ्टिंग वगैरह होके रीअरेंजमेंट होके ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचा, क्योंकि यहाँ जाने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मोर स्टेबल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फर्दर इस बेंजीन पे अटैक कर देगा और देखिए आप अटैक करने के बाद ये यहाँ से बेंजीन एसोसिएट हो गया ये। तो आपका 60 का देखिए किस में ऑप्शन दिया हुआ है? बी। ये हो गया आपका प्रोडक्ट सी, सॉरी। तो किस ऑप्शन में ये प्रोडक्ट दिया हुआ है? सी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो 60 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस कंपाउंड में एसाइलेशन और अल्काइलेशन दोनों पॉसिबल था। तो जब कभी किसी कंपाउंड में एसाइलेशन भी हो, अल्काइलेशन भी हो, तो हमें एसाइलेशन को प्रीफर करना है, क्योंकि एसाइलेशन रेट के ओरिएंटेड भी मतलब फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, और दूसरा ये रिएक्शन काफ़ी इजी भी हो जाता है एसाइलेशन इन कंपेयर टू अल्काइलेशन। इस एसाइलेशन के बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या है कि जैसे आपने एसाइल आयन को यहाँ पे ये किया तो देखिए यहाँ पे जैसे ये ग्रुप आया तो ये ग्रुप क्या है? डीएक्टिवेटर। ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। और जैसे ही बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा तो ये फर्दर इसका अल्काइलेशन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है ना? फर्दर इसका अल्काइलेशन नहीं होगा, अल्काइलेशन नहीं होगा तो जो भी प्रोडक्ट मिलेगा फ्रेश मिलता है, मिक्सचर नहीं मिलेगा। तो एसाइलेशन में पोली अल्काइलेशन नहीं होता है, मिक्सचर्स नहीं मिलते हैं, जो भी मिलता है फ्रेश प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हम एसाइलेशन प्रीफर करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि जब भी एसाइलियम आयन बनता है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन होता है, फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। ये एक्चुअली रीअरेंजमेंट को प्रिवेंट करता है, स्टॉप करता है और रिएक्शन को फास्ट कर देता है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबल है, इसलिए हम एसाइलेशन को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या बोला गया है? विच रिप्रेजेंट द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन करेक्ट डिफरेंस व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, पहले हमारे पास आइडियल सोल्यूशन है और उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम लोग मिला दिए। तो सबसे पहली बात यह है कि सॉल्वेंट जो है एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी पूछ रहा है तो वेपर की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑब्वियसली वेपर की एंट्रोपी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका रैंडमनेस ज़्यादा होगा। सोल्यूशन और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का एंट्रोपी जो होगा ऑब्वियसली
क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, सोल्यूशन जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन, बस इसमें डिफरेंस तो हमारा सही है, सॉल्वेंट का डिफरेंस वेपर से, सोल्यूशन का डिफरेंस वेपर से। ठीक है, तो डेल्टा एस सॉल्वेंट जो है ग्रेटर देन होगा डेल्टा एस सोल्यूशन से। ठीक है, तो ये डिफरेंस तो सही है। ठीक है, यानी कि पहला होगा हमारा सही। ठीक है, और ग्राफ भी हमारा ये एंट्रोपी का ग्राफ सही रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वाले केस में क्या बोला जा रहा है, वेपर और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। देखो, एक हम लोग जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं वो वेरी स्मॉल अमाउंट में मिलाते हैं। जब वेरी स्मॉल अमाउंट में हम लोग इसको मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, सॉल्यूट का इंटरेक्शन, ठीक है, सॉल्यूट का इंटरेक्शन, और इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। तो ये जब वेरी स्मॉल अमाउंट में मिला रहे हैं तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा एच सॉल्वेंट। ठीक है, डेल्टा एच सॉल्वेंट। एक और रीज़न है कि ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, और अगर प्रेशर हमारा सेम है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो दूसरा वाला भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड वाले का क्या आंसर है, ठीक है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सॉल्वेंट का। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं। ठीक है, आप लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी ग्रेटर देन टी नॉट बी। ठीक है, टीबी ग्रेटर देन टी नॉट बी। तो टीबी क्या है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टी नॉट बी क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये डिफरेंस दिखा रहा है, यानी कि थर्ड वाला भी हमारा सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 62, एनिसोल। तो ये आपका हो गया एनिसोल। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं CH3 टर्शियरी हैलाइड है ना, C और Cl इन प्रेजेंस ऑफ LCl3। तो ये रिएक्शन भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की तरह ही है। तो बताइए, लुईस एसिड के प्रेजेंस में लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन। क्योंकि ये ग्रुप एक्टिवेटर है, ये ग्रुप आपका हो जाता है एक्टिवेटर, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है। ठीक है ना, अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग दोनों है। अब देखिए, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अर्थो और ये हो गया पैरा। तो पैरा पोजीशन पे अटैकिंग प्रीफर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल आपका बल्कि है। जैसे अर्थो पे एसोसिएट कीजिएगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का मामला हो जाएगा, इसलिए हम इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे अटैच करते हैं, अटैक करवाते हैं, ताकि हमें मेजर प्रोडक्ट मिले। तो ये आपका हो गया OCH3 और यहाँ CH3 का होल थ्राइस। नेक्स्ट है Cl2, फिर से हैलोजिनेशन करवाया गया है, Cl2 FeCl3। अब देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपने पढ़ा होगा क्लोरीनेशन, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, Cl+। अब देखिए, जब कभी दो, ये भी एक्टिवेटर ये भी एक्टिवेटर है, इफ बोथ ऑफ देम आर एक्टिवेटर्स देन इलेक्ट्रोफाइल विल कम एट अर्थो और पैरा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये प्लस सेम इफेक्ट शो करता है और ये है +I। तो आपको तो पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है और ये एक्टिवेटर है। तो बताइए, इलेक्ट्रोफाइल किसके मर्जी से आएगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के मर्जी से आएगा। इफ बोथ ऑफ देम आर, if one is a strong activator and other is weak activator, then electrophile will directed to earth or para position with respect to a strong activator। तो देखिए, इस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये एक ही चांस है इसको अर्थो पे ही आने का, क्योंकि इसका पैरा पोजीशन ब्लॉक है। तो ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ से यहाँ क्लोरीन एसोसिएट हो गया और यहाँ CH3। चलिए, नेक्स्ट है HBr हीट। तो आपने पढ़ा होगा क्लीवेज ऑफ हीटर हम क्या करते हैं, यहाँ SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये इस तरह से आपका एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या प्रोडक्ट मिला, OHCl और यहाँ हो जाएगा CH3 का थ्राइस। देखिए ऑप्शन OHCl CH3 का होल थ्राइस D। तो 62 का D ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए, पहला प्रोसेस था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो हमने क्या किया कि यहाँ से अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाया और फिर देखा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। तो हमने देखा कि OCH3 एक एक्टिवेटर है और जब भी एक्टिवेटर इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे जाकर स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता, इसलिए हम इस बल्कि इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे अटैक करवाए, ताकि इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहे, ज़्यादा स्टेबल रहेगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। फिर फर्दर दूसरे स्टेप में था हेलोजिनेशन। तो हमने देखा कि जब हेलोजिनेशन होने वाला था तो यहाँ पे दो तरह का ग्रुप आ गया, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर और दूसरा था एक्टिवेटर। तो इलेक्ट्रोफाइल तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के मर्जी से ही आएगा। अब
अब हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर का पारा पोजिशन ब्लॉक है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को हमने कहाँ बुलवाया, अर्थो पे, ये हो गया। और फिर यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ईथर का क्लेवेज कर दिया, ईथर का ब्रेकिंग किए, इससे प्रोडक्ट आपका मिल गया आपका डी। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू दिया हुआ है 293 केल्विन यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इज गिवन बिलो, अरेंज द गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, KH की वैल्यू दिया हुआ है किसके लिए, किसके लिए दिया हुआ है, हीलियम के लिए दिया है, H2 के लिए दिया हुआ है, ठीक है, N2 के लिए दिया है और O2 के लिए दिया है। KH की वैल्यू क्या क्या दिया है ना, किलो बार में इसकी यूनिट है, ठीक है। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 145 जो कि ज़्यादा है, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 69 बार, ठीक है, इसकी किलो बार, और इसकी वैल्यू 76.5 किलो बार, और इसकी वैल्यू 34.9 किलो बार। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। अगर हम लोग इसको सॉल्युबिलिटी को फिक्स कर दें, ठीक है, तो या फिर अगर हम लोग प्रेशर को फिक्स कर देते हैं, तो प्रेशर को फिक्स कर देते हैं तो KH को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगी यानी कि x की वैल्यू घटेगी, x की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पे KH बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होगा, सबसे ज़्यादा जिसका KH होगा, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम जो होगा वो हीलियम का होगा। ठीक है, हीलियम के बाद सबसे ज़्यादा KH, उसके बाद KH किसका ज़्यादा है, N2 का, फिर उसके बाद H2 का, फिर उसके बाद O2 का। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा हीलियम N2 H2 O2। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा A करेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर अंडर द नाइट्रोजन प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, डिजॉल्व 0.002 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 298 केल्विन, कैलकुलेट KH। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हमारे पास KH इंटू एक्स है, यही हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो KH बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर बाई मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा 0.02, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका कितना है 28, ठीक है, अपॉन 2 × 10⁻2 × 10⁻2 अपॉन 28 प्लस इसका 1 kg वाटर है तो 1 kg वाटर का 1000 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी और इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इसको हम लोग नेग्लेक्सिबल कर देंगे। तो N2 जो आएगा 2 × 10⁻2 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 1000 बाई 18, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो जब ऐसे लिख देंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रेशर कितना दिया हुआ है, KH निकालने के लिए प्रेशर दिया हुआ है हमको सवाल में, प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 2 × 10⁻2 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो 2 × 18 × 10⁻2 डिवाइडेड बाई 28 × 1000। ठीक है, तो 2 × 18 × 10⁻2 डिवाइडेड बाई 28 × 1000, ये ऊपर चला जाएगा तो 28 × 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻3 और ये हो जाएगा 10⁻5, तो ये जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक ये 7.7 आएगा 10⁻4 ATM। ठीक है, KH की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा A करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, बेंजीन दिया हुआ है, अल्काइल प्रोपाइल क्लोराइड के साथ LCl3 का रिएक्शन करवाएगा, उससे P बनेगा, और फिर कहा है कि O2 एयर के साथ रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, Q बनता है प्लस फिनॉल। तो पूछ रहा है द मेजर प्रोडक्ट P एंड Q आर। चलिए देखते हैं। देखिए पहला स्टेप तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये देख के ही लग रहा है, Cl CH2 CH2 CH3 और यहाँ हो गया LCl3। लुईस एसिड है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। ये लुईस एसिड यहाँ से लिविंग ग्रुप को लीव करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ जाएगा CH2 प्लस CH2 CH3। दिस कार्बोकेटाइन में भी रीअरेंज बिकॉज ऑफ दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा के आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लीजिए। तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH प्लस और यहाँ हो जाएगा आपका CH3।
ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा दिया, फिर अरेंजमेंट वगैरह करवा के स्टेबल कार्बोकेटायन बना दिया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक सिस्टम, तो ये यहाँ पर जाके अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद देखिए एक तरह से ये क्या बन गया, इस तरह से, इसी को बोलते हैं क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आपका बना प्रोडक्ट। तो देखिए पी में क्यूमीन कहाँ कहाँ है, तो देखिए ए और बी तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि ए और बी में आइसोप्रोपाइल नहीं है, यहाँ आइसोप्रोपाइल है, क्यूमीन है, ठीक है ना। ऑप्शन होगा आपका सी और डी। तो चलिए इतना तो श्योर हो गया कि आपका सी ए डी में ही करेक्ट आंसर छुपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है O2H3O प्लस। तो आपने पढ़ा होगा क्यूमीन से फिनॉल बनाना, तो यहाँ पे क्या होता है O2, तो O2 को यहाँ पे होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, समझ रहे हैं ना, यहाँ है आपका H, तो यहाँ पे हीटिंग दिया हुआ है ना, हाँ हीटिंग दिया हुआ है, सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकली ब्रेक होता है, तो यहाँ रेडिकल बन जाएगा, यहाँ भी रेडिकल। अब रेडिकल के प्रेजेंस में यहाँ भी रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, H रेडिकल और यहाँ भी कार्बन रेडिकल, ये जाकर यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इंसर्ट होने के बाद यहाँ बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इस तरह से CH3 ये दोनों जाकर यहाँ पे इंसर्ट हो गया, रेडिकल मैकेनिज्म हुआ यहाँ O और यहाँ हो जाएगा H, इस तरह से, इसी को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब यहाँ पे अगर हम H+ का ट्रीटमेंट करवाएं तो ये वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, और प्रोटोनेशन के बाद अब देखिए यहाँ हो जाएगा OH2+। अब देखिए ये सिचुएशन काफ़ी अनस्टेबल है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब यहाँ से वाटर लीव करने वाला है। लेकिन एक और बात सोचनी है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब लीव होगा तो इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। ये भी सिचुएशन हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या सिचुएशन हो गया, अनस्टेबल। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को स्टेबल करना है, न्यूट्रल करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे या तो मिथाइल माइग्रेट करेगा, नहीं तो फिनाइल माइग्रेट करेगा। और आपको तो पता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है H- का, उसके बाद होता है फिनाइल का, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो यहाँ 2 ग्रुप्स आर रेडी टू माइग्रेट, फिनाइल एंड मिथाइल, बट विच ऑफ द वन विल माइग्रेट फास्टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, सिचुएशन अनस्टेबल हो चुका है। तो इस सिचुएशन में किसी एक ग्रुप को जाकर ऑक्सीजन को न्यूट्रल करना होगा। तो देखिए वही ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फास्ट होगी। तो बताइए यहाँ मिथाइल रेडी है और फिनाइल रेडी है, किसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फास्ट होती है, फिनाइल की। ये ऑर्डर में हम लोग पढ़ चुके हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ से H3O+ के प्रेजेंस में, देखिए इसका शॉर्टकट क्या है मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। जो ग्रुप माइग्रेट करता है उससे आप फिनॉल बना दें, मोस्ट माइग्रेटिंग ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू फिनॉल, और शेष दो बच गया उससे आप कीटोन बना दीजिए, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे माइग्रेट कौन कर रहा है, फिनाइल ग्रुप, तो जो माइग्रेट कर रहा है उससे बना दीजिए आप फिनॉल, और जो रेस्ट ये दोनों बच गए इससे बना दीजिए कीटोन। तो यहाँ हो जाएगा CH3CO और ये हो जाएगा CH3। तो आप देखिए ऑप्शन क्या है, Q, ये हो गया आपका Q और ये हो गया फिनॉल, ठीक है ना। यहाँ के बाद रिएक्शन का शॉर्टकट क्या बन जाता है कि मोस्ट माइग्रेटिंग ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू फिनॉल एंड रेस्ट 2 ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू कीटोन। यहाँ 2 माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का फास्ट होता है, ये आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में शिफ्टिंग टेंडेंसी में देख चुके हैं, ये कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो माइग्रेट करेगा उससे फिनॉल बना देना है, और जो माइग्रेट नहीं किया उसे कीटोन बना दे। तो देखिए P आपका क्या आ गया, क्यूमीन, और आपका Q क्या आ गया, कीटोन। तो C ऑप्शन 65 का C ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। इसमें क्या बोला रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज ऑफ फॉलोइंग्स, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 dC/dt प्लस में है, 1/3 माइनस dD/dt माइनस में है, और A वाला प्लस में है और DB वाला माइनस में, यानी कि जो निगेटिव होगा वो रिएक्टेंट होगा, जो पॉजिटिव होगा वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो D हमारा निगेटिव है और B भी निगेटिव है,
और C हमारा पॉजिटिव है और D और A भी हमारा पॉजिटिव है, तो D प्लस B इज इक्वल टू C प्लस A। अब कोफिशिएंट देखते हैं तो C में हमारा 2 से डिवाइड है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, A में हमारा 4 से डिवाइड है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और D में हमारा किस में डिवाइड है, D में डिवाइड है 3 से तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और B में डिवाइड है 1 से तो 3D प्लस B इज इक्वल टू 2C प्लस 4A। 3D प्लस B इज इक्वल टू 2C प्लस 4A, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। फॉर द रिएक्शन 2A इज इक्वल टू B प्लस 3C, है ना। इसमें रेट कांस्टेंट अलग अलग रेट का दिया हुआ है, इंडिविजुअल रेट का, dA/dt, dV/dt और dC/dt। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है ओवरऑल। K1 K2 K3 जो है उसका इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट है, तो इसके लिए हमने शॉर्टकट पढ़ा था, तो शॉर्टकट के हिसाब से अगर हम लोग इसका लिखेंगे तो K1 इसका रेट कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर रिलेशन निकालेंगे तो KB यानी कि इसका K2 है बाई 1 और K3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस K1/2 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 जरा देखिए, यहाँ कराया गया है ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन मेटल। तो आपने पढ़ा होगा ब्रोमिनेशन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या इराइज होगा, Br प्लस। अब देखिए, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है किस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जिस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल उसी रिंग पे अटैक होगा, उसी रिंग पे अटैच होगा, ठीक है ना। तो पहले हम ये फैसला कर लें कि किस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो आप देखें, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये वाला ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये वाला ग्रुप माइनस एम। तो प्लस एम इफेक्ट का मतलब इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देकर इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेफ्ट वाले रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और ये है आपका माइनस एम इफेक्ट जो कि बेंजीन से ही रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना शुरू करेगा। एक तरह से ये ग्रुप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ पुश कर रहा है तो इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल लेफ्ट वाले रिंग पे आने वाला है। अब सुनिए, अब इस लेफ्ट वाले रिंग पे, रिंग के किस पोजीशन पे आएगा ये हमें डिसाइड करना होगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है ना, ये मॉडरेट एक्टिवेटर है और ये है आपका एक्टिवेटर, ठीक है ना। तो जब कभी मॉडरेट एक्टिवेटर हो या मान लीजिए कि दो तरह के एक्टिवेटर्स हो, एक स्ट्रॉन्ग हो और दूसरा वीक हो, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर की मर्जी से आता है। तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रोफाइल को गाइड करने वाला, इलेक्ट्रोफाइल को इन्वाइट कौन करेगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा, ये प्लस एम है और ये हो गया प्लस एच। तो इलेक्ट्रोफाइल NH के अकॉर्डिंग आएगा। NH ये एक प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप उसे गाइड करेगा कि तुम्हें कहाँ आना है, ठीक है ना। तो आप देखिए, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अर्थो जो कि ऑक्युपाइड है। एक ही पोजीशन बचा हुआ है जो कि खाली है, वो है पैरा। और आपको तो पता है कि जितने भी ERG ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो सब अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, ये वीक मतलब ये एक्टिवेटर है। तो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग के मर्जी से आता है, स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग आता है, वो अर्थो और पैरा पे बुलाता है। क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग का अर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? पैरा पे, इस तरह से। तो आप देखिए ऑप्शंस में देखते हैं B, C, D। D हो जाएगा ना, हाँ देखिए, NH के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे अटैक हुआ है। तो 68 का D ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेना होता है, जब कभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, जो बहुत सारे स्कोप हों इलेक्ट्रोफाइल के आने का, तो पहले ये देख लीजिए किस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो हमने देखा कि लेफ्ट वाले रिंग में, अच्छा ये प्लस एच तो ये तो कॉमन हो गया, तो आपको डिफरेंट देखना होगा। तो लेफ्ट वाले रिंग पे प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है और राइट वाले रिंग पे माइनस एम ऑपरेट हो रहा है। तो प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और इस राइट वाले रिंग पे माइनस एम इफेक्ट है जो कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। तो मुझे बताइए, इलेक्ट्रोफाइल को जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, इन दोनों में से किस पे वो अटैक करना चाहेगा? तो जिसकी ऑब्वियस बात है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल उसी पे अटैक करेगा। तो लेफ्ट वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल लेफ्ट वाले रिंग पे ही अटैक करेगा। लेकिन किस पोजीशन पे करेगा ये डिसाइड उस बेंजीन पे अटैच्ड ग्रुप करेंगे। तो लेफ्ट वाले रिंग पे NH है जो कि एक्टिवेटर है, मॉडरेट एक्टिवेटर है, और प्लस एच यहाँ पे एक्टिवेटर है। तो बताइए इनमें पावरफुल कौन हुआ? प्लस एम। तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस एम इफेक्ट के रिस्पेक्ट में अर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, क्योंकि अर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड है, इसलिए पैरा पोजीशन पे आकर अटैच हो जाएगा। और इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन
एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर T पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या बोला जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन A इज इक्वल टू बी, है ना। A इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, T हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, T हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा होगा, और ये ग्राफ तभी हो सकता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि A के पावर या A0 के पावर 1 हो गया, यानी कि ये जीरो ऑर्डर हो गया, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है A0/2K। ठीक है, ये होता है। अब ये जीरो ऑर्डर है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि माइनस जो dA/dt है वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, ठीक है, माइनस dA/dt वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जीरो ऑर्डर है। ठीक है, पहले गिवन ग्राफ से आइडेंटिफाई कर लिया, जीरो ऑर्डर के लिए जो ग्राफ की लाइनिंग होगी, ठीक है, ये रेट लिखा हुआ है, ये टाइम लिखा हुआ है, यानी रेट टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, रेट टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखो बड़ा सा क्वेश्चन है तो बड़े से क्वेश्चन का ऑप्शन भी बड़ा सा होगा। ठीक है, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए यहाँ भी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाला केस है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्यूमीन सिंथेसिस में, फिनॉल सिंथेसिस में क्यूमीन के बारे में हमने कहा था कि जब भी क्यूमीन बने तो H+ के प्रेजेंस में ग्रुप का माइग्रेटिंग होता है, क्योंकि देखिए जैसे ये H+, ये OH यहाँ प्रोटोनेट करेगा, OH यहाँ प्रोटोनेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो जैसे H+ जाएगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि लेस स्टेबल होगा। तो इस वाले बॉन्ड को टूट जाना है, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे हमें माइग्रेशन करवाना होगा। तो हमने कहा है आपको बहुत पहले ही। अच्छा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जो सीक्वेंस होता है, एक बार से फिर से मैं रिकॉल कर दूं। H- का माइग्रेशन सबसे फास्ट होता है, उसके बाद pH- फिनाइल, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, ये होता है आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेशन की टेंडेंसी, माइग्रेटरी टेंडेंसी। ठीक है, और जब कभी फिनाइल पे ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रिंग की जितनी ही ज़्यादा होगी, आपको तो पता है ERG क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन इसी का होता है। उसके बाद हो जाता है AWG का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और सबसे लास्ट में चला जाता है ये अर्थो पे ऑक्यूपाइड ERG, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का मामला है। क्योंकि देखिए ये जहाँ भी एसोसिएट होगा तो इस बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट होगा, और बगल में ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और यहाँ पे बल्कि ग्रुप होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का मामला आ जाता है, इसलिए इसका माइग्रेशन स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिफ्टिंग टेंडेंसी या जो भी है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, शिफ्टिंग टेंडेंसी। अब हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे ये वाला सिस्टम है, ठीक है ना, तो पहले इन तीनों में माइग्रेशन में तो यही जाएगा, ये वाला बेंजीन, ये वाला बेंजीन और ये वाला बेंजीन। तो बताइए इसमें किसका माइग्रेशन सबसे फास्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसका माइग्रेशन सबसे फास्ट होगा, फिर हो जाएगा आपका क्लोरो वाला पार्ट, और सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के थ्रू ये ऑर्थो पोजीशन पे एसोसिएट है। तो इसका ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या है, समझिए। क्यूमीन हाइड्रो, अगर प्रोसेस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड तक चला गया है, अब माइग्रेशन की बारी है, तो जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो उस ग्रुप को आप माइग्रेट करवा दें और उस ग्रुप से फिनॉल बना दें, और रेस्ट जो ग्रुप बच गए उनसे आप कीटोन बना दें या कार्बोनिल कंपाउंड बना दें, एल्डिहाइड बन सकता है। तो मुझे बताइए कि इन तीनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसकी अच्छी है। जहाँ पे ये मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि ये में ERG है, और आपको तो पता है माइग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी ज़्यादा होगा, तो इसका माइग्रेशन फास्ट होगा। तो इन तीनों में देखिए, जब ये OH H+ के प्रेजेंस में प्रोटोनेट होगा और एज वाटर ये बाहर जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को न्यूट्रल होना है, तो उससे न्यूट्रल करने के लिए इन तीनों ग्रुप रेडी है जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए। देयर आर 3 ग्रुप्स आर रेडी टू माइग्रेट, बट विच ऑफ द वन विल माइग्रेट फास्टेस्ट। और ये हो गया आपका माइग्रेशन का ऑर्डर। जिसका माइग्रेशन फास्ट होगा उससे आप फिनॉल बना दें, और जिसका माइग्रेशन स्लो होगा इन कंपेयर टू 1, ठीक है ना, शेष 2 ग्रुप से आप कीटोन बना दें। तो देखिए, क्योंकि इसका माइग्रेशन क्या होगा फास्ट, तो इसे हम क्या बना देंगे, फिनॉल। ठीक है, Cl है, OMe, और यहाँ है आपका CH3।
ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हो गया और यहाँ आ गया आपका H+। तो दिस ऑक्सीजन विल गेट प्रोटोनेटेड, जैसे प्रोटोनेट होगा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो यहाँ से फायर होगा तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी ना किसी ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा, तो जिसकी माइग्रेशन एबिलिटी फास्ट होगी वही माइग्रेट करेगा। तो जो माइग्रेट किया उससे आप फिनॉल बना दें। मोस्ट माइग्रेटिंग ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू फिनॉल एंड रेस्ट 2 ग्रुप्स विल बी कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल कंपाउंड आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। तो हमें ऑप्शन में फिनॉल ही दिया है, तो आप देखिए सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 71 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जब भी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को एसिडिक मीडियम में लिया जाता है तो मोस्ट माइग्रेटिंग ग्रुप से फिनॉल बना दें और इस 2 ग्रुप से आप कीटोन बना दें, कार्बोनिल कंपाउंड बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द गिवन बिलो रिएक्शंस। चलिए ठीक है, मैं यही Br मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका लिया गया है एल्काइल हैलाइड, यहाँ हो गया Cl आपका Cl। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये आपका रिएक्शन है और इसमें पूछ रहा है कि कितने प्रोडक्ट जो बन जाएगा ये प्रोडक्ट में कितने एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लिव किया, ठीक है ना। यहाँ पे लुईस एसिड है, आपको तो पता है इसके पास लोन पेयर है, तो ये लुईस एसिड Cl को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और यहाँ बना देगा कार्बोकेटाइन, बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब सुनिए, ये 3 डिग्री इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकेटाइन, इसमें रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब सवाल ये है कि इस इलेक्ट्रोफाइल को हम कहाँ पर अटैक करवाएं। तो क्योंकि ब्रोमीन अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल या तो अर्थो पोजीशन पे जाएगा, नहीं तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये हो गया अर्थो पोजीशन और ये हो गया आपका पैरा। अर्थो पोजीशन पे अटैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अर्थो पोजीशन क्राउडेड हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। जैसे पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, आपको तो पता है कि हाइड्रोजन अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इस तरह से 1 2 3 1 2 3 तीसरे पे ही ग्रुप लगा हुआ इस तरह से क्लोरीन, ठीक है। यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपको तो पता है हाइड्रोजन है। अब ये सिस्टम RDS हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से H+ को फायर करेगा और एरोमेटिसिटी को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। और ये हो बन जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह से। ये स्टेप फास्ट होता है क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी को वापस से अचीव कर रहा है। अब जरा देखिए, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिंग क्लॉजिंग का सिचुएशन आ चुका है, तो फिर से ये लुईस एसिड आएगा, LCl3 आएगा और ये इसको ऑब्जर्व करेगा इस तरह से और यहाँ बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। फिर यहाँ पे रिंग क्लॉज होगा, यहाँ ब्रोमीन वापस से यहाँ फिर से रिंग क्लॉज होगा इस पोजीशन पे, ठीक है ना। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है और इस पोजीशन पे ही रिंग क्लॉज होगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर रिंग क्लॉज आप एकदम पड़ोस वाले पोजीशन पे ही करा सकते हैं, क्योंकि अगर इधर उधर कराएंगे तो फिर वहाँ पे रिंग का साइज बढ़ जाएगा। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 5 to 6 मेंबर रिंग को ही सपोर्ट करता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे अटैक करवाया, ठीक है। चलिए, और दूसरा बात ये भी है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है तो ऑर्थो पोजीशन को ही सपोर्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब इसकी एक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, तो ये गाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। तो यहाँ पे रिंग को हम क्लोज कर देंगे। रिंग क्लोज करने के बाद अब देखिए सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी कुछ इस तरह से। नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6 इस तरह से ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आपका प्रोडक्ट बन गया A। अब इसमें बोल रहा है कि कितने एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 72 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए यहाँ पे 2 टर्म में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ है और फिर यहाँ से फर्दर साइक्लेशन हो गया और आफ्टर साइक्लेशन जो भी प्रोडक्ट बना तो उसमें पूछ रहा है कि कितने एटम sp3 हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला जा रहा है, A is equal to B, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर 40 डेज। टी हाफ दिया हुआ है 8 डेज, तो टाइम दिया हुआ है हमको, है ना, यू हैव गिवन टाइम 40 डेज, ठीक है, और टी हाफ दिया हुआ है 8 डेज। तो ये जो मैंने शॉर्टकट बताया था T बराबर N इंटू टी हाफ, ठीक है, तो N बराबर निकाल लीजिए 40 डिवाइडेड बाई टी हाफ की वैल्यू 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 8 की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी हमको 5 टी हाफ चाहिए।
तो अब हमसे पूछ रहा है ए नॉट, ठीक है, ए नॉट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, इनिशियल रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर 40 डेज, ठीक है, यानी कि 80, है ना, इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1/2 के पावर, ए नॉट इंटू 1/2 के पावर n होता है, तो 80 डिवाइडेड बाई ए नॉट का रेशियो पूछ रहा हमसे, तो 1/2 के पावर n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/32, 1/32 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ये हमारा सिंपल से शॉर्टकट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इसमें क्या बोला जा रहा है, फॉर रिएक्शन 2a + b इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना, तो ये मतलब -dA/dt इज इक्वल टू KA, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, मतलब यहाँ पर 1/2 होगा तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है। मतलब हमको दिया हुआ है t बराबर दिया हुआ है 1/k, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो KT बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1, तो KT बराबर 1 हो जाएगा। अब ये फार्मूला होता है CT बराबर C0 इंटू e⁻ KT, ये फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो C0 इंटू e⁻ KT की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, तो C0/E ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट, ठीक है। Which of the following compounds will not give Friedel-Crafts reaction? आपको तो पता है in the presence of strong ERG और strong EWG Friedel-Crafts alkylation does not happen, क्योंकि जब भी बेंजीन पे या एरोमेटिक सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग आ जाता है ना, तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना शुरू करता है और रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। जैसे रिंग डीएक्टिवेट होगा तो फर्दर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने में कम इंटरेस्ट दिखाएगा और वहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन मतलब नहीं हो पाती है। अगर हो भी गया तो पुअर यील्ड मिलता है, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग ईआरजी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो लुईस एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है और फाइनली वो भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में प्रेजेंट हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो वहाँ पे ड्रॉबैक में हम लिखते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग EWG लाइक NO2, CHO, CF3, आपका NF3+, NH3+, ये सब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के कैटेगरी में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के कैटेगरीज में फ्रीडल-क्राफ्ट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग EWG रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे, रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, तो फर्दर उस रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का आने का रेट स्लो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी किया तो पुअर यील्ड मिलेगा। दूसरा केस, जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लेते हैं ना बेंजीन पे, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना होता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में। तो होता क्या है कि जैसे आप लुईस एसिड लिए हैं और बेंजीन से अटैच्ड स्ट्रॉन्ग ERG लिए हैं और सामने लुईस एसिड लिए हैं, अच्छा लुईस एसिड वो भी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड हो जाता है और इधर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो जो बेंजीन पे अटैच्ड स्ट्रॉन्ग ERG होते हैं ना, जैसे NH2, NHR, O-, ये सब लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, एसिड बेस से स्टेप कर लेते हैं। तो जैसे एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो जो ग्रुप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। और जैसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग में जाएंगे तो फिर वहीं प्रोसेस वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे, फिर फर्दर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से बताइए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग EWG हैं, नो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग EWG हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग ERG है। और स्ट्रॉन्ग ERG आपको तो पता है कि वो लुईस एसिड के साथ, जैसे देखिए हम डील करते हैं, जैसे मान लीजिए NH2 है। प्रॉब्लम क्या है कि NH2 को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ERG, और आपको तो पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है। जैसे यहाँ पे लुईस एसिड आया AlCl3, ठीक है ना, तो आपको तो पता है ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, इसकी एसिडिफिकेशन ज़्यादा है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तुरंत ये क्या कर लेता है, एसिड बेस स्टेप कर लेता है, ठीक है ना। देखिए हालांकि लुईस एसिड का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सके, लेकिन होता क्या है कि लुईस एसिड अपना पर्पस ही भूल जाता है। लुईस एसिड आता है, एक्चुअली लुईस एसिड हम इसलिए लेते हैं ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करे, लेकिन क्योंकि सामने स्ट्रॉन्ग बेस है और ये खुद में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो इस तरह से ये एसिड बेस स्टेप करके NH2+ और AlCl3 बन जाता है। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। और जैसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर बनेगा तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा और फाइनली रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। तो बताइए यहाँ पे रिंग डीएक्टिवेट हो गया, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई, तो क्या फर्दर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर भी दिया तो पुअर यील्ड देगा, मतलब ये नहीं देगा, मतलब रिच यील्ड नहीं देगा।
तो जब भी स्ट्रॉन्ग ERG हो, स्ट्रॉन्ग EWG हो, तो वहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 75 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड इन 100 मिनट्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, है ना, फॉर 87.5%। देखो मैंने शॉर्टकट बताया था, टी ऑफ 75% की वैल्यू होती है 2t12, ठीक है, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मिनट, तो t12 कितना हो जाएगा 50 मिनट, ठीक है, इजी। और टी ऑफ 87.5% जो होता है वो 3t12 होता है, ठीक है, तो 3 इंटू 50 दैट इज 150 मिनट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 99% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, देन 99.9% ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टी 99% का जो फॉर्मूला बताया था वो होता है 20/3t12 इज इक्वल टू 32 मिनट्स, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग t12 निकालेंगे तो 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 मिनट्स हो जाएगा, तो ये जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 20 मिनट्स, ठीक है। और अब सवाल में पूछ रहा है टी ऑफ 99.9%, ये होता है 10t12, ठीक है, 10 इंटू 96/20, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 48 मिनट्स, ठीक है, 48 मिनट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। पहला स्टेप है नाइट्रेशन का HNO3। तो आपको तो पता है क्लोरीन अर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है NO2+ नाइट्रोनियम आयन। तो कहीं भी किसी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आप अर्थो पोजीशन पे इसको अटैक करवा दीजिए, क्योंकि पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्लोरीन और यहाँ हो जाएगा आपका NO2 ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर CH3O- Na+। तो इस रिएक्शन को देख के लग रहा है कि ये मैकेनिज्म SN2AR होगा, ठीक है ना, SN2AR। और आपको तो पता है कि SN2AR रिएक्शंस में स्ट्रॉन्ग बेस लिए जाते हैं, और जब कभी सबस्ट्रेट में बेंजीन जैसा कंपाउंड हो और उसमें लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो अलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग EWG, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे SN2AR मैकेनिज्म ही चलेगा। अब क्वेश्चंस ये है कि कौन सा लिविंग ग्रुप लिव करेगा। तो हमने आपको बताया है कि वो लिविंग ग्रुप लिव कर जाता है जिसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग EWG होता है। फिर से सुनिए, यहाँ पे EWG ग्रुप लगा हुआ है, इस EWG के रिस्पेक्ट में या लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन, ये वाला पोजीशन क्या हो गया मेटा, ठीक है ना, और इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया आपका अर्थो, ये हो गया आपका अर्थो। तो वो लिविंग ग्रुप लिव कर जाता है, ध्यान से सुनिए, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, वो लिविंग ग्रुप लिव कर जाता है जिसके अर्थो और पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप लगा होता है। जब कभी ऐसा सिचुएशन बने कि एक से ज़्यादा लिविंग ग्रुप है, हम किसको लिव करवाएं, तो वो लिविंग ग्रुप लिव कर जाएगा जिसका अर्थो और पैरा पोजीशन स्ट्रॉन्ग EWG से ऑक्युपाइड हो, ठीक है ना। तो इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अर्थो, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लिव कर जाएगा। तो देखिए ये अटैक किया और यहाँ से लिविंग ग्रुप आपका बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है ना लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अगर स्ट्रॉन्ग EWG ग्रुप लगे हो तो मैकेनिज्म में हम लोग देख चुके हैं, वहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है SN2AR की। तो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और ये है बी। 78 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो देखिए हमने क्या किया, पहले स्टेप में नाइट्रेशन था तो हमने नाइट्रेशन करवा दिया। आपको तो पता है कि नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और यहाँ पे क्लोरीन अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आप किसी भी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखिए अर्थो पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड हो चुका है, तो इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पे ही जाएगा। तो हम किसी भी अर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग करवा देते हैं, उसके बाद ये बन जाएगा। और यहाँ पे ये रिएक्शन का सीन ये बता रहा है कि यहाँ पे SN2AR होगा, और जब कभी ये पॉसिबिलिटी बन जाए कि किस लिविंग ग्रुप को हमें लिव करवाना है, तो हमें ये देखना होगा कि किस लिविंग ग्रुप का अर्थो और पैरा पोजीशन स्ट्रॉन्ग EWG से ऑक्युपाइड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ऑक्युपाइड है। तो हमने देखा कि इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अर्थो पे NO2 लगा हुआ है, इस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पे NO2 लगा हुआ है। तो वो लिविंग ग्रुप लिव कर जाएगा जिसका अर्थो और पैरा पोजीशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ऑक्युपाइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को लिव करवा देगा, ठीक है ना, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या हो रहा है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये ग्राफ दिया हुआ बेटा है ना, तो ग्राफ में इस तरीके से
ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ इस तरीके से है, ये ग्राफ जो है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है और इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो ईटी होती है। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 18, इसकी वैल्यू दिया है ईटी, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया है 32, ठीक है। ये हो जाएगा ईपी, इसकी वैल्यू दिया है 20। इससे मतलब नहीं है हमको, दिस प्लस दिस कर देंगे तो ईटी बराबर क्या हो जाएगा, ई ए एफ प्लस ई आर। तो ई ए एफ की वैल्यू 32 है, ई आर की वैल्यू 18 है, तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50, ठीक है। जो भी यूनिट होगा उसका किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। 50 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। 80 इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा लिया गया है CO2 Cl2 HCl। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंडमेयर गटरमैन रिएक्शन। तो बताइए पहले स्टेप में क्या हो जाता है। देखिए जब पहला रिएजेंट हम यूज़ करेंगे तो ये NH2 को डाइजोनियम में कन्वर्ट कर देगा N2 प्लस में, और यहाँ हो जाएगा CH3। दूसरी बार में जब हम दूसरा रिएजेंट यूज करेंगे तो यहाँ से N2 ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, ठीक है ना, और यहाँ सीधे बन जाएगा क्लोरीन और ये हो जाएगा आपका CH3। ये आपका बन गया A। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर है Cl2H न्यू। यहाँ होगा फ्रीडल FRSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको पता है कि अल्फा पोजीशन Cl अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाकर खुद अटैच हो जाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा Cl CH2 Cl, ठीक है। ये बन गया आपका B, ये हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट है सोडियम ड्राई ईथर। तो बताइए सोडियम ड्राई ईथर ये ऊर्ज का केस है, ठीक है। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता था, ये यहाँ से Na प्लस ऑक्सीडाइज होता है और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ अटैक करेगा, रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, ये निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ बन गया रेडिकल। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक ऐसे ही सेम मॉलिक्यूल लेकर आपस में इसे एसोसिएट कर देना है, तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, डाइमेराइज हो जाएगा। तो डाइमेराइज करने के बाद ये ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज का रिएजेंट है, यहाँ हो जाएगा क्लोरीन और यहाँ CH2 और ये बन जाएगा आपका Cl। देखिए ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 80 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ दूसरा स्टेप है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरे में हो गया आपका ऊर्ज मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 Br2Fe। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकलेगा Br प्लस, तो आपको तो पता है CH3 एक्टिवेटर है और NO2 डीएक्टिवेटर। तो whenever one is activator while another is deactivator then electrophile will be directed to अर्थ और पैरा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिवेटर। तो क्योंकि पैरा पोजिशन ऑक्युपाइड है इसलिए अर्थों पे ही अटैक करेगा, तो यहाँ पे Br प्लस अटैक किया और इस तरह से CH3NO2 और यहाँ हो जाएगा आपका Br ग्रुप। नेक्स्ट SnHCl, ये हो गया आपका A। तो SnHCl मेटालिक रिडक्शन, ये NO2 को अफेक्ट करेगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा CH3 Br और यहाँ हो जाएगा NH2। ये बन गया आपका B, ठीक है, यहाँ हो जाएगा B। अब है सोडियम नाइट्रेट और HCl। तो देखिए सोडियम नाइट्रेट और HCl ये NH2 को डाइजोनियम में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम में N2 प्लस, ये आपका बन जाएगा C। फिर है H3PO2। तो आपको तो पता है इथाइल अल्कोहल हो या H3PO2 हो, ठीक है ना, फास्फोरस एसिड, तो वो N2 प्लस को उड़ा देता है और बना देता है मतलब N2 प्लस को रिप्लेस कर देगा और यहाँ बन जाता है CH3Br। ये बन गया आपका D। और नेक्स्ट है KMnO4OH माइनस। तो KMnO4OH माइनस आप लोगों ने पढ़ा होगा साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन में ये CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका ए। क्वेश्चन में ही पूछा है कि प्रोडक्ट E इज, तो देखते हैं ऑप्शन, प्रोडक्ट E क्या बन गया Br, COOH सी ऑप्शन। 81 का सी ऑप्शन विल बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 में क्या बोल रहा है। अच्छा रेट बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे आपका पैराजाइलिन है और यहाँ है मेटाजाइलिन और यह है टोलुइन, ठीक है ना। तो मुझे बताइए कि इन तीनों में, अच्छा पैराजाइलिन पे Cl2 का अटैकिंग करवाया गया तो इसे R1 बोला गया है और मेटाजाइलिन पे R2 और तीसरे में है R3। तो
यहाँ पे रेट क्या होता है, देखिए तीनों रिएक्शन ESR में आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और आपको तो पता है रेट ऑफ ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिस बेंजीन रिंग में जितनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी उतनी ही फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो आप देखें R3 में एक ही एक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? सबसे कम रिएक्टिव होगा 3, ठीक है। अब आपको सोचना है R1 और R2 में। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है आपका पैराजाइलिन और ये है आपका मेटाजाइलिन। अब देखिए आपको तो पता है कि ये सब एक्टिवेटर्स हैं, अर्थो और पैरा पोजीशन को डायरेक्ट करेंगे। ये भी आपके एक्टिवेटर्स हैं, ये भी एक्टिवेटर्स है, दोनों के दोनों क्या हैं? एक्टिवेटर्स हैं। और आपको पता है कि ऑल एक्टिवेटर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। तो हमें ये देखना है कि किस केस में मेटाजाइलिन या पैराजाइलिन, किस केस में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम कोई पार्टिकुलर पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये क्लियर हो चुका है कि सभी के सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो हम देखते हैं कि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में और इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या हो गया? ये पोजीशन हो गया ऑर्थो। अच्छा ये वाला पोजीशन बताइए, ये वाला पोजीशन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हो गया पैरा और इसके रिस्पेक्ट में हो गया ऑर्थो। ये वाला पोजीशन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया ऑर्थो और इसके रिस्पेक्ट में हो गया पैरा। इस तरह से क्लियर है ना। लेकिन इसमें आप कोई भी एक प्लेस देखिए, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में इसका पैरा ब्लॉक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पैरा ब्लॉक है, उसके रिस्पेक्ट में इसका पैरा ब्लॉक है। तो इसका एक ही पोजीशन सेफ है, मतलब एक ही पोजीशन सिक्योर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे स्कोप इलेक्ट्रोफाइल का आने का स्कोप क्या है? ज़्यादा है। और आपको तो पता है कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये दोनों ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं। अब सोचिए हम इसका भी एक पार्टिकुलर ऑर्थो ले लेंगे और इसका भी पार्टिकुलर एक ऑर्थो ले लेंगे। तो इस पार्टिकुलर ऑर्थो ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? बताइए इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? +H। लेकिन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन मेटा पोजीशन होगा, ठीक है ना। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या हो गया? मेटा। तो बताइए अगर इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा हुआ तो मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? +है। अब जरा इस अर्थों को देखिए, क्योंकि हमने अर्थों लिया इसलिए इसका अर्थों ही कंपेयर करेंगे, किसी एक साइड को लेकर हम कंपेयर कर लेंगे। अब जरा देखिए इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन हो गया अर्थो, और आपको तो पता है अर्थो पे इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा? +H। सेम पोजीशन पे इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा? कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? +H। हमने दोनों का अर्थो पोजीशन ही लिया है। अगर मैं इसका अर्थो पोजीशन लिया तो इसके अर्थो पोजीशन पे इस ग्रुप का +H इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, इस ग्रुप का +I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अर्थो नहीं होगा, ये पोजीशन क्या होगा? मेटा। और आपको पता है मेटा पे कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? +I। लेकिन यहाँ इस पार्टिकुलर अर्थो पे +H दोनों के अर्थों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। चाहे आप इसमें कोई भी प्लेस ले लीजिए, हर अर्थो और पैरा पोजीशन पे दोनों का +H इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ अर्थो पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्जर्व होगा। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे +H है और यहाँ +H+I है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी? आपको तो पता है +H का इफेक्ट +I पे भी डोमिनेट कर जाता है। ये +H + हाइपरकन्वेक्शन मोर इफेक्टिव होता है इन कंपेयर टू +H+I। तो ओवरऑल ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और जैसे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो देखिए मेटाजाइलिन वाले को किस रेट क्या लिए थे हमने? R2। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा? फास्ट, क्योंकि इन दोनों ग्रुप का +H इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। और यहाँ पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी पार्टिकुलर अर्थो पोजीशन पे एक का +HI लग रहा है, दूसरे का +I लग रहा है, और यहाँ किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे दोनों का +H इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। आप चाहे कोई भी पोजीशन सेलेक्ट कीजिए, तो +H इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा R2 और उसके बाद हो जाएगा R1। तो R2, R1, R3, B। 82 का B ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है? रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 500 केल्विन इज एक्सप्रेस्ड, है ना, K = (AE⁻−1000), ठीक है। तो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे AE⁻⁻EA/RT, ठीक है। तो -EA/RT की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -1000,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू 1000 इंटू आर की वैल्यू 2 लेना है, कैलोरी में लेना है ना, इंटू टेम्परेचर 500, ठीक है। तो ये यूनिट आएगी कैलोरी में, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये यूनिट आ जाएगी किलो कैलोरी में, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10⁻³ किलो कैलोरी, 10⁻³ किलो कैलोरी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन I माइनस प्लस ये, ठीक है, D माइनस DO/dt, D ये हमारा ये है माइनस ऑफ DIO माइनस अपॉन dt, यानी कि ये रेट है, इज इक्वल टू KI माइनस कंसंट्रेशन इंटू OCl माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। OH माइनस ऊपर जाएगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, इसके पावर -1 आ जाएगा। K इंटू I माइनस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस के पावर -1 इंटू OCl माइनस के पावर 1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 1 - 1 + 1, तो आंसर हो जाएगा इफेक्टिव ऑर्डर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट का रेट है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। OH माइनस कहाँ से आया उसको मतलब नहीं है, हो सकता है इसको बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस किया गया है सवाल, वहाँ से OH माइनस आया, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है वहाँ से हम लोग इसको ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, ये इथर दिया हुआ है और उसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखिए मिथाइल और यहाँ है इथाइल O18 इस तरह से, ठीक है, और यहाँ है आपका H3O+, H+H2O, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज द एसिड बेसिस स्टेप इन विच ऑक्सीजन कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू H+ एंड फाइनली इट विल गेट प्रोटोनेटेड। और इस तरह से यहाँ पे मिथाइल इथाइल और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज O18 और ये हो जाएगा H और यहाँ इस तरह से ये बन जाएगा। आपको तो पता है सिचुएशन काफ़ी अनस्टेबल है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। आप देखिए इस ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को टूटना श्योर है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये खुद को न्यूट्रल करने के लिए किसी ना किसी एक बॉन्ड को अपने तरफ पुल करेगा। अब आपको फैसला आपको लेना है कि किस बॉन्ड को तोड़ें। अच्छा, कोई भी एक बॉन्ड टूटा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। मान लीजिए कि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ये अनस्टेबल हो चुका है, ये खुद को न्यूट्रल करने के लिए या तो लेफ्ट वाले बॉन्ड को अपने तरफ पुल करेगा, नहीं तो राइट वाले को पुल करेगा। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि किस बॉन्ड को हम ब्रेक करें ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो देखिए अगर राइट वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के फेवर में ब्रेक होता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर मैं इस बॉन्ड को अगर लेफ्ट वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन के फेवर में ब्रेक करता हूँ तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये ओवरऑल सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए उस बॉन्ड को तोड़ें, उस बॉन्ड को ब्रेक करें जिसके ब्रेक करने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। तो यहाँ से आप देखिए स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मिथाइल और ये हो गया यहाँ हो गया इथाइल, ठीक है ना। क्योंकि ये सिस्टम एरोमेटिक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए हमने लेफ्ट वाले बॉन्ड को ही ब्रेक करवाया। अच्छा, साइड प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ से OH और इस तरह से यहाँ पे आ गया 18। क्लियर? तो आप देखिए ऑप्शन एरोमेटिक केटाइन जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन है और दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनोल में O18 होना चाहिए, बी ये हो जाएगा। 85 का ए एंड बी विल बी ए हो जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 85 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आपने देखा ना पहले क्या हुआ, ईथर का हमने क्या किया, प्रोटोनेशन करवाया। प्रोटोनेशन के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। अब इस ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट वाले बॉन्ड को टूटना है और बॉन्ड को इस प्रकार से तोड़ें ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन दे दे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि अगर राइट वाला बॉन्ड टूटता है ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। अगर लेफ्ट वाला बॉन्ड टूटता है तो लेफ्ट वाला रिंग एरोमेटिक केटाइन बन जाएगा। तो हमें उस बॉन्ड को तोड़ना होता है, उस बॉन्ड को शिफ्ट करना है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना है जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोवाइड करे। तो यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बना है और दूसरा ये बन जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 85 का बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 86, सेलेक्ट द रिएक्शन गिविंग करेक्ट मेजर प्रोडक्ट, ए ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन तो ठीक है। देखिए पहला रिएजेंट मेटालिक रिडक्शन NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ओवरऑल इस सिस्टम बन जाएगा एनिलीन। और एनिलीन का ट्रीटमेंट जब ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, ये भी सही है। बी में देखिए, बी में है एसिटिलीन और एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में हम ट्रीट करते हैं। देखते बी को हम ये कर रहे हैं, बी ऑप्शन C2H2 एसिटिलीन है। जब इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ हम हीट करते हैं
तो ये एरोमेटाइज हो जाता है और यहाँ से बन जाएगा आपका बेंजीन इस तरह से। और बेंजीन में फिर से मिथाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ LCl3, तो आपको तो पता है यहाँ हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो यहाँ बन जाएगा आपका टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन बन जाएगा। और फिर यहाँ Cl2H लिया गया है, तो Cl2H के प्रेजेंस में यहाँ पे हो जाता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ एक क्लोरीन रेडिकल इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। बट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पैराक्लोरोटोल्यूइन, गलत है, तो बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं सी में क्या बोल रहा है। हाँ, सी वाला स्टेप देखिए, यहाँ पे फिनॉल है। आप लोगों ने फिनॉल में पढ़ा होगा, ये रिएक्शन दरअसल फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी भी वो रिएक्शन फिजिबल या स्पॉन्टेनियस नहीं होता जो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाए। ठीक है ना, और यहाँ बन जाएगा OMe। ठीक है, अब देखिए क्या रिएक्शन करेक्ट है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ Na+HOC3-, ये यहाँ से H+ को ट्रैप करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दरअसल पहला ही स्टेप नहीं हो पाएगा। पहले स्टेप में क्या होने वाला है, फिनॉक्साइड आयन बनेगा और यहाँ बन जाएगा आपका H2CO3। ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये रहा आपका वीक एसिड। तो रिएक्शन कैन नेवर गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर वीक एसिड वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड इज प्रेजेंट। फिर से सुनिए, रिएक्शन कैन नेवर गोज इन दैट डायरेक्शन वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड इज प्रेजेंट। कभी भी रिएक्शंस वीक एसिड से चलकर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ नहीं जाता, तो यहाँ पे पहला ही स्टेप नहीं हो पाएगा, पहला ही स्टॉप फिजिबल नहीं है। तो फिर दूसरा स्टेप में अगर हम अटैकिंग कराएंगे तो पॉसिबल ही नहीं। जब पहला ही स्टेप नहीं होगा तो फिर दूसरे स्टेप की क्यों बात करें हम। ठीक है ना, उससे हमको मतलब ही नहीं है। तो सी भी गलत हो गया, क्योंकि कभी भी रिएक्शन हुए किसी वीक एसिड से चलकर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ नहीं जाता है। हमेशा रिएक्शन वो रिएक्शन फिजिबल है जो स्ट्रॉन्ग एसिड से चलकर वीक एसिड की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, डी में देखते हैं। डी में कह रहा है, अच्छा यहाँ पे देखिए एनिलीन, सबसे पहले पहला रिएजेंट हम यूज करेंगे तो यहाँ पे BDC बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर दूसरा रिएजेंट यूज करेंगे तो यहाँ बेंजीन बनेगा, लेकिन यहाँ पे फिनॉल बना दिया है, ये भी गलत है। तो 86 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, 86 का ए। समझ गया ना, तो इस तरह से सी समझ गया ना। यहाँ पे वीक एसिड है और वीक से स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड से चलकर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ ट्रेवल नहीं करता है, फिजिबल नहीं होता है, इसलिए रिएक्शन फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द इंक्रीज ऑफ रिएक्शंस रेट बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज तभी कर सकता है जब हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस सो दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। ये गलत स्टेटमेंट है, दोनों को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, catalyst provide the extra energy to the reactant molecule so that they may reduce the effective collision। इस ये भी गलत स्टेटमेंट है। ये हमारा ना ER ना EP को चेंज करता है, या थर्मोडायनामिक बिहेवियर को भी चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल, ये भी गलत है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगर मान लो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि ये विदाउट कैटलिस्ट है ना, और विथ कैटलिस्ट अगर हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो अभी एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं यहाँ से EA हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगी तो हमारा इसका शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा इसको। तो शॉर्टकट रास्ता जो होगा उस शॉर्टकट रास्ते में टाइम कम लगेगा, है ना। ER भी चेंज नहीं होगा, EP भी चेंज नहीं होगा, है ना। ER और EP चेंज नहीं होगा, यानी कि डेल्टा H भी चेंज नहीं होगा, इसका डेल्टा H चेंज नहीं होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को चेंज कर देगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम कर देगा, है ना, और उसको ज़्यादा एक्साइटेड कर देगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन करेगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो EA डैश जो होगा वो कम होगा EA से। ठीक है, तो कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, बाई प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथ ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या बोला जा रहा है, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2 द रेट ऑफ रिएक्शन इज। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, पहली बात की ये हमारा अगर N2O5 के पर डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा, और NO2 पर डिपेंड कर रहा है तो मतलब N2O5 के टर्म्स में रेट लिखेंगे तो रेट क्या कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ 1/2 D ऑफ N2O5 बाई dt। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है क्योंकि माइनस साइन नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ DNO2 बाई dt। ठीक है, तो
दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें ऊपर में 2 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तीसरा इज इक्वल टू DO2/dt। अब इसमें ऊपर में क्या है, इसमें ऊपर में हमारा 1/4 DNO2/dt हो सकता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है। प्लस में है और पहला में माइनस नहीं है, दूसरे में भी माइनस नहीं है और 2 ऊपर में गलत है, ठीक है। NO2 में 4 ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, बेस्ट कॉम्बिनेशन टू प्रिपेयर इट इज। हमें ये ईथर बनाना है। सोचिए, विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनाना आप लोग सीखे होंगे और यहाँ ये ईथर बनाना है। 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। किसी एक पार्ट का आप न्यूक्लियोफाइल बना दीजिए, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल Na+, और एक से बना दीजिए अल्काइल हैलाइड C, और यहाँ हो गया मान लीजिए X। ये हो गया केस फर्स्ट। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि हम अल्काइल वाले पार्ट से न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं और दूसरे से बना देते हैं अल्काइल हैलाइड। ये हो गया केस फर्स्ट और ये हो गया केस 2। देखिए, अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, अच्छा सबसे पहले बताइए न्यूक्लियोफाइल कैसा है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये रिएक्शन आता है विलियमसन सिंथेसिस में। और आपको तो पता है कि विलियमसन सिंथेसिस SN2 से फॉलो अप होता है। और मुझे बताइए कि इस अल्काइल का हैलाइड नेचर क्या है, 3 डिग्री है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो क्या यहाँ पे SN2 रिएक्शन प्रोसीड करवा के हम ये वाला ईथर बना सकते हैं? नहीं, सबसे पहले ये अटैकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN2 हो ही नहीं सकता। तो इस रूट से आप ईथर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में SN2 अवॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, क्राउडेड पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा, SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा। बट अगर मैं इसका न्यूक्लियोफाइल बना दूं तो फिर ये ईथर बना सकते हैं। तो देखिए, बल्कि ग्रुप से इसमें होता है क्या कि बेस्ट कॉम्बिनेशन करने के लिए आप बल्कि ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल बनाएं, और जो स्मॉलर ग्रुप है, लेस क्राउडेड पोजीशन है, उससे आप अल्काइल हैलाइड बना दें। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होने के लिए क्या करना है, क्राउडेड ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल बनाएं और लेस क्राउडेड का अल्काइल हैलाइड बना दें। ये लेस क्राउडेड है और ये मोर क्राउडेड है, क्योंकि जैसे आप मोर क्राउडेड अल्काइल हैलाइड बनाइएगा तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि SN2 क्राउडिंग को अवॉइड करता है, क्राउडिंग को प्रीफर ही नहीं करता। इसलिए पहला केस फिजिबल नहीं है, दूसरा केस फिजिबल है। तो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन में, मतलब इसका न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्राउडेड का न्यूक्लियोफाइल और लेस क्राउडेड का अल्काइल हैलाइड। ऑप्शन लेस क्राउडेड का न्यूक्लियोफाइल बी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे हमने मोर क्राउडेड से न्यूक्लियोफाइल बनाया और बी से अल्काइल हैलाइड बनाया लेस क्राउडेड से। तो देखिए, अल्काइल हैलाइड लेस क्राउडेड और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल हो गया मोर क्राउडेड। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है और इससे हम ईथर बना सकते हैं। बाद बाकी इससे आप नहीं बना सकते थे, मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे SN2 अवॉइड होता है। सी में क्यों नहीं हो सकता है, सी में तो वैसे भी ईथर नहीं होगा, यहाँ पे एसिड बेस हो जाएगा। डी में देखिए, ये भी कर सकते हैं OH, अगर यहाँ से फायर किया तो OH माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन ही नहीं होगी। डी में नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, वो खुद लिविंग ग्रुप है। तो इस तरह से आपका 89 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इसके लिए आपको ये फंडा याद रखना है कि लेस क्राउडेड से आपको बनाना है अल्काइल हैलाइड, ताकि वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म इजीली हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। OCH3 एंड NHCOCH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्लियर है। ऑल ये सारे के सारे एक्टिवेटिंग हैं, ये ऑप्शन। ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर अर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जितने भी, अच्छा ERG भी हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, सही है। CN एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नहीं गलत है। CN साइनाइड मेटा डायरेक्टिंग है बट OH अर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, बी ऑप्शन गलत है। CN एंड SO3H मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, हाँ सही है, ए सही है, सी सही है। डी में क्या बोल रहा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट्स एज अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डी भी सही है। ई क्या बोल रहा है, हाइलाइट्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, नहीं, हाइलाइट्स डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन सही है। ए 90 का ए ऑप्शन भी आपका सी हो जाए, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए ठीक है, दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन। उम्मीद है कि पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा, ठीक है, और आगे भी अच्छा होगा, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।